राजद एक परिवार है, राजद एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। परिवार एक परिवार की कंपनी है, प्रोप्राइटरी कंपनी है। जब भी कोई नेता होगा तो उसी परिवार का होगा। दुर्गा बाबू को यहाँ से जनसुराज का उम्मीदवार बनाना एक अच्छा फैसला है। अच्छी में वो सही लोग हैं, उनका जुड़ाव समाज से है। ऐसा नहीं, बाहरी नहीं है, वो जियारपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। बाहरी तो राजद के जो वर्तमान एमएलए हैं वो बाहर के हैं। आप देखेंगे कि सवर्ण जाति का अगर एक भी घर किसी पंचायत में, दूसरा और कोई नहीं है, उसके घर नहीं जलाए जाते हैं। बिल्कुल, ये मानसिक मजबूती दिखलाता है। अभी तक वो समाज, दलित और अति पिछड़ों का समाज मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाया है। जो भी विधायक बनता है वो सामंती हो जाता है। उसको ब्राह्मणवादी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने उत्कर्ष की बात करता है, अपनी उन्नति की बात करता है, दूसरे के पिछड़ेपन का नाजायज फायदा उठाता है। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी उजियारपुर विधानसभा के केवटा स्थित परिसर में है। आज हमारे साथ जनसुराज पार्टी के कद्दावर नेता माननीय बसंत कुमार चौधरी जी हैं। आज बातचीत करेंगे उजियारपुर विधानसभा में क्या माहौल है और यहाँ जितने भी उजियारपुर विधानसभा में जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जनसुराज पार्टी में जो कार्यकर्ता थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। क्या कुछ है, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक बड़ा आरोप लग रहा है उजियारपुर में कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों को डोर टू डोर मिल के पार्टी से जोड़ रहे थे, उन्हें नहीं प्रतिनिधित्व मौका मिला और जो कभी दिखाई नहीं पड़े उन्हें मौका मिला। देखिए, ऐसी बात है कि दुर्गा बाबू जिनको हम लोगों ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, वो इस पार्टी से पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उनके घर में कुछ हादसे हुए हैं, इनका लोगों को पता नहीं है। उनके लड़के का देहांत हो गया, वो उसके इलाज में लगे हुए थे, जिस कारण वो पूर्णतः सक्रिय नहीं हो पाए। लेकिन कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता विशेष तौर पर देखें कि प्रशांत पंकज के साथ चले गए हैं। किसी भी पार्टी में टिकट मिलने के बाद कुछ नाराजगी होती है। जो प्रत्याशी, बहुत लोग आशा लगाए रखते हैं, और जनसुराज में कुछ लोगों ने पिछले 1 साल से काम भी किया है, आवेदन दिया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो सही उम्मीदवार चुनता है। अब उसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। किसी उम्मीदवार को ओछा, किसी उम्मीदवार को कमज़ोर या मजबूत कहने की स्थिति में हम नहीं हैं, कहना भी नहीं चाहिए। हमको सबका सहयोग चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से दुर्गा बाबू को यहाँ से जनसुराज का उम्मीदवार बनाना एक अच्छा फैसला है। अच्छी में वो सही लोग हैं, उनका जुड़ाव समाज से है। ऐसा नहीं, वो बाहरी नहीं है, वो जियारपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। बाहरी तो राजद के जो वर्तमान एमएलए हैं वो बाहर के हैं, वो इस इलाके के नहीं हैं। वो बाहर से आके यहाँ एमएलए बने हुए हैं, और उनके बाहरी होने का परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने, जिस प्रकार लोग ये बता रहे हैं कि उजियारपुर विधानसभा में एक समय में राष्ट्रीय जनता दल से दुर्गा प्रसाद सिंह यहाँ से जीते हुए थे, और उस समय राम लखन महतो जी हार चुके थे इनसे। क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा? आज उजियारपुर विधानसभा में उनके बेटे लड़ रहे हैं, प्रशांत पंकज जी। आज स्थिति बहुत बदल चुकी है। जिसमें स्वर्गीय राम लखन बाबू विधायक हुआ करते थे राजद से, उस समय राजद की अनचैलेंजेबल स्थिति थी। आज स्थिति बहुत बदल गई है। आज मुख्यमंत्री पद से हटे लालू जी को 15-20 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्ष हो चुके हैं। वो उम्रदराज भी हो गए हैं, बीमार भी रहते हैं, और वो तो कई मुकदमों में दोषी भी करार दिए गए हैं। आज उनके पुत्र पर भी लैंड फॉर जॉब का मुकदमा चल रहा है। किन पर? उनके पुत्र पर तेजस्वी भी उसमें एक्यूज हैं। तो वो परिवार, राजद एक परिवार है, राजद एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। परिवार एक परिवार की कंपनी है, प्रोप्राइटरी कंपनी है। जब भी कोई नेता होगा तो उसी परिवार का होगा। जब भी टिकट लोग बराबर नारा देते रहते हैं, सामाजिक न्याय के कैंपेनर, योद्धा, तो ये लोग भी कहते हैं कि जो पत्थर फोड़ने वाले भगवतिया देवी को, चाय बेचने वाले उत्तम यादव जी को तमाम विधायक बनाने का काम किए, तो आप इसे पार्टी के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को जोड़ रहे हैं। विधायक तो बनाना है उसको, क्योंकि 243 सीट पर पहले 424 हुआ करता था। 424 सीट पर या 243 सीट पर तो वो अपने परिवार के लोगों को खड़ा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से विभिन्न जातियों के लोगों को, विभिन्न तरीके के लोगों को, विभिन्न पहचान के लोगों को टिकट देना ही है उनका। लेकिन आज तक लालू जी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप पार्टी में डेवलप हो। अगर वो यादव जाति के को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो यादवों में बहुत से लोग हैं जो कि बहुत योग्य हैं, बहुत कर्मठ हैं, अच्छी राजनीतिक समझ है, उनको तो प्रश्रय नहीं दिया गया, उनको कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया।
तो ये निश्चित रूप से एक पारिवारिक पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि ये एक प्रोप्राइटरी पार्टी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। जिस प्रकार यहाँ उजियारपुर में आलोक कुमार मेहता जी काम कर रहे हैं, वो बीते 10 दिन पहले ये काम को गिना रहे थे कि हमने बच्चों के खेलने के लिए एक ग्राउंड तैयार किया है, तो हमने पुस्तकालय हर पंचायत में खोले हैं, तो हर जगह स्कूल में हमारा निरीक्षण रहता है, तो जितने भी थाना है उन पर हमारा निगरानी रहता है, तमाम चीज़ गिना रहे थे। यहाँ तक उन्होंने बताया कि कोर्ट के सामने में वकील को ठहरने के लिए हम एक आवास बना दिए हैं, तमाम चीज़ बता रहे थे विकास। जितने विकास की बातें उन्होंने की, आपको गौर करना चाहिए कि स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, वो गरीबी उन्मूलन की बात नहीं कर रहा है, वो रोजगार सृजन की बात नहीं कर रहा है, वकीलों के लिए 2 रूम बना देना, लाइब्रेरी बना देना। जहाँ शिक्षा ही नहीं है वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने कौन जाएगा? पुस्तकों पर धूल जमा हो जाएंगे ना। वो तो आप पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं कि कुछ बना देते हैं, क्योंकि आपको चुनाव आने पर गिनती करना है। वो कभी किसी स्कूल में गए देखने कि बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है? कभी देखने गए कि मिड डे मील कैसा मिल रहा है? सर्वे हो रहा है दलसिंह सराय में, उजियारपुर में, वो देखने गए कि ब्लॉक के पदाधिकारी किस प्रकार सर्वे का काम कर रहे हैं, पुलिस थानों पर प्राथमिकी ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है, लोगों को गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है कि नहीं फंसाया जा रहा है। आज नदी उड़ाही की बात हो रही है, 15 साल से वो विधायक हैं और उतने ही दिनों से हमारे केवटा के ही एक मंत्री हैं जो कि सयारंजन के हैं। जब चुनाव आया है तब उड़ाही की बात हो रही है, वो भी उड़ाही बात ही है, अभी शुरू नहीं हुई है। 15 साल 20-20 साल तक MLA रहने के बाद आपको अगर गिनाना पड़ जाए कि हमने ये विकास का काम किया है, तो अंदाज कर लीजिए उनके पास गिनाने को कुछ नहीं है। लेकिन समाज भी जब आते हैं तो कभी सामंतवाद, कभी मनुवाद, दलित पिछड़ा, तमाम चीज़ बातें रखते रहते हैं, लेकिन उन्हीं दलित पिछड़ा के मुद्दों पर कितना विकास हुआ, उस चीज़ को धरातल पर क्या आपको लगता है कि कुछ उतरा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आज सामंतवाद और दलितवाद का क्या अर्थ रह गया है। जो भी विधायक बनता है वो सामंती हो जाता है, उसको ब्राह्मणवादी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने उत्कर्ष की बात करता है, अपनी उन्नति की बात करता है, दूसरे के पिछड़ेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो इन शब्दों का, इन विशेषणों का कोई अर्थ रह गया है क्या आज की तारीख में? तो ये विशेषण सिर्फ यूज होने वाला चीज़ है, मिसयूज हो गया है, और अब इतना यूज हो चुका है कि अब इस पर कोई नज़र भी नहीं देता है, देखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है इन बातों। इसका आज कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये समय बदल, इस परिस्थिति बदल चुकी है। आज सामंत, सभी अफसर सामंत हैं, पुलिस सामंत है, हर एक नेता जो विधायक बनता है वो सामंत है, उसका व्यवहार, उसकी संस्कृति सामंती संस्कृति है। वो 3-3 4-4 बॉडीगार्ड मिलता है उसको, वो दलालों की फौज लेके चलता है। तो सामंत कौन है? बतलाइए, सामंत का क्या अर्थ होता है? क्या कहेंगे कि उजियारपुर में जिस प्रकार लोग बता रहे हैं और दुर्गा प्रसाद सिंह जी फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो यहाँ तो मान लीजिए कई उम्मीदवार कुशवाहा समाज से आ रहे हैं। यहाँ तो यादव समाज, कुशवाहा समाज, मुस्लिम समाज और वनस्पत ब्राह्मण समाज की भी संख्या ठीक ठाक है। तो दुर्गा प्रसाद सिंह, क्या लोगों को उम्मीद है कि ये कुछ कर पाएंगे? हमारे उम्मीदवार को युवा वर्ग की मदद बहुत बड़ी संख्या में मिलने वाली है। युवा, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, सभी हर वो युवा जो मेहनत करता है, जिसको मजदूरी करने के लिए बाहर जानी पड़ती है, हर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक बदला समाज चाहता है, जो जातीय में बटा समाज को देखना पसंद नहीं करता है, जो जनमुखी अफसर चाहता है, शोषक अफसर से निजात पाना चाहता है, वो सब जनसुराज की ओर देख रहे हैं और वो जनसुराज के प्रत्याशी को ही मत देंगे। जो भी ये सोच रख रहा है, जिसको बदलाव में रुचि है, जो बदलाव का स्वागत करने के लिए आज तैयार है बिहार का युवा वर्ग, वो निश्चित रूप से जनसुराज के अलावा किसी अन्य को अपना मत नहीं देगा। तेजस्वी यादव इस प्रकार घोषणा किए हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, जहां नौकरी नहीं है वहां सरकारी नौकरी देंगे, पलायन को रोकेंगे, माँ बहन योजना के तहत हर बहन को 2500 महीना देंगे और जितने भी जो बेरोजगार युवा हैं उनको हर महीने मानदेय देंगे जब तक नौकरी ना हो जाए। तमाम चीज़ वादे किए हैं, क्या लगता है कितना सच्चाई है? आज भारत में ही चुनाव जीतने के लिए घूस देने के अलावा अब कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है राजनीतिक पार्टियों के सामने में। वो जनता को अल्पकालिक घूस देते हैं, कुछ अनुदान दे देते हैं, बस फ्री कर देते हैं, कपड़ा बांट देते हैं, टेलीविज़न बांट देते हैं, उनको पेंशन बढ़ा देते हैं। तो नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश भी कर रहे हैं और ये भी वही वादा कर रहे हैं। कोई भी वो राजनेता जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, अगर वो ये कहता है कि हम बिहार में 2,70,00,000 परिवार को एक एक नौकरी देंगे, तो इसी
बात पे उसको नकार देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ तो प्लान होगा इसके पीछे ना। हो ही नहीं सकता है कोई प्लान। 2 करोड़ कुछ लाख नौकरी देने वाला केवल केंद्रीय सरकार है। बिहार सरकार के पास 5-6 लाख शिक्षकों को जोड़ के भी मात्र 20 लाख नौकरियां हैं। तो वो 2 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरी कैसे पैदा करेंगे, और उसके लिए धन कहाँ से लाएंगे? तो हो सकता है नौकरी के अलावा कुछ रोजगार या विदेशी नहीं है, वो कह रहे हैं को बुला के भी कर वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। उनकी बात सुनिए, विदेशी कंपनी कहाँ आ रही है कि उसमें उनको नौकरी मिल जाएगी? कहीं सरकार आएंगे तो हो सकता ये है। तो कह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 2 करोड़ 70 लाख परिवारों को सरकारी नौकरी दूंगा। तो इस पर जो विश्वास जो करेगा वो या तो पागल होगा या बिल्कुल अपढ़ होगा। आखिरी क्वेश्चन है, पूरे देश में खासकर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार या अन्य राज्यों में दलित के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। कहीं दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है, तो कहीं पिछड़े समाज को पैर धुलवा के पानी पिलाया जा रहा है। कई जगह घटना हो रही है, खास करके उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और मध्य प्रदेश भी है। इसी कड़ी में थोड़ा बहुत राजस्थान, बिहार भी है। क्या किस नजर से देखते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है? देश किसी खास दिशा में नहीं जा रहा है। ये देश में ये कमजोरी पहले से व्याप्त है। कमजोर वर्ग का शोषण और दोहन ये अविकसित समाज का चिन्ह होता है। तो वो सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है। जहाँ वहाँ जो पहले से कमजोर वर्ग है उसका शोषण दोहन होगा, और वो हो रहा है। और वो उस समाज की कमजोरी को भी दिखला रहा है कि वो समाज कहीं न कहीं से कमजोर रहा है। आप देखेंगे कि सवर्ण जाति का अगर एक भी घर किसी पंचायत में है, दूसरा और कोई नहीं है, उसके घर नहीं जलाए जाते हैं। बिल्कुल, ये मानसिक मजबूती दिखलाता है। अभी तक वो समाज, दलित और अति पिछड़ों का समाज मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाया है। और जब तक वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक वो उसका शोषण दोहन चलता रहेगा। इस प्रकार आपने देखिए कि बहुत सारे मुद्दे पर उन्होंने इस बात को रखे। और तो परिचय दीजिए सर अपना। बसंत कुमार चौधरी, मैं वरीय अधिवक्ता हूँ पटना उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, और पिछले 2 साल से मैं जन स्वराज अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। जन स्वराज में क्या है? अभी मैं केंद्रीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य हूँ और मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूँ। इस प्रकार सर ने बहुत सारी बात को रखी, और सबसे बड़ी चीज़ हमने रखे कि बिहार में जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार हैं, जो कहीं न कहीं हर युवाओं का जो मांग है वो जन स्वराज है। और साथ में एक अहम चीज़ बताए कि जब तक समाज के हर वर्गों का मानसिक सोच मजबूत नहीं होगा तब तक उन पर शोषण होते रहेगा। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।